हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से देखते हैं। शुरुआत करते हैं खबर जो मिल रही ग्वालियर से। गुमटी लगाने वाले परिवार के साथ निगम की मारपीट सामने आई। निगम के अतिक्रमण विरोधी अमले ने मारपीट की है। गांधी रोड पर निगम गुमटी को हटाने पहुंचा था। पति पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट कर दी। आईजी कमिश्नर के बंगले के सामने ये गुमटी लगी हुई थी, जिसको हटाने के लिए निगम का अमला पहुंचा था और तभी परिवार वालों के साथ में मारपीट कर दी गई। तो गांधी रोड के ऊपर ये गुमटी हटाने के लिए निगम का अमला पहुंचा था। पति पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट की है, जिसका वीडियो आप देख रहे हैं। ग्वालियर से खबर है। आईजी और कमिश्नर के बंगले के सामने एक गुमटी लगी हुई थी, जिसको हटाने के लिए निगम का दस्ता पहुंचा था और परिवार के साथ में मारपीट की गई। निगम के अतिक्रमण विरोधी अमले ने मारपीट की है। इसका वीडियो अब सामने आया है। और हमारे सहयोगी नासिर गौरी हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ गए। नासिर, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, बताएं इस वीडियो के बारे में, क्या हुआ है वहाँ? ये जो वीडियो है वो गांधी रोड का है। आईजी और ग्वालियर कमिश्नर का ये बंगला है। उनके सामने जो सड़क पर रहने वाले लोग हैं वो गुमटी लगाकर लगाए हुए थे। नगर निगम के लोग लगातार उनको अल्टीमेटम दे रहे थे खाली करने का, लेकिन आज जब स्वच्छता को लेकर एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा था तो वहां पर नगर निगम की जो एनक्रोचमेंट की जो टीम है वो हटाने पहुंची थी और उस दौरान ये हुआ कि झूमा झटकी हुई। लेकिन उसके बाद जो नगर निगम के जो कर्मी थे, मदाखलत के जो कर्मी थे, उन्होंने मारपीट की है। पति पत्नी के साथ मारपीट की है, साथ ही उनके बच्चों के साथ मारपीट की है। उनको गंभीर अवस्था में जो ग्वालियर का जयरोग अस्पताल का ट्रॉमा सेंटर है वहां पर ले जाया गया है। वहां कुछ कांग्रेसी नेता है वो भी पहुंच गए और उन्होंने सीधा कहा है कि अगर आपको एनक्रोचमेंट की कार्रवाई करना थी तो ये ठीक है, लेकिन जिस तरह से जो मारपीट की गई वो कहीं ना कहीं गलत है और उसको लेकर वो अब कहीं ना कहीं पुलिस से भी इस मामले की शिकायत करेंगे। तो देखा जाए कि स्वच्छता के नाम पर अभियान तो चला रहा है नगर निगम, लेकिन जिस तरह से उसको जो कार्रवाई करना चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं करना, बल्कि दूसरों पर कार्रवाई, यानी कि गुमटी जो लगाए हुए थे उन पर कार्रवाई की। उनको बाकायदा हटाया जा सकता था आराम से, लेकिन जिस तरह से उनके साथ मारपीट की गई उसकी हर तरफ इस गिरफ्त की निंदा भी हो रही है। शुक्रिया आपका नासिर जानकारी के लिए। तो इन तस्वीरों के ऊपर सवाल उठाए निगम के अमले पर। निगम का अमला अतिक्रमण हटा सकता था बिना मारपीट के, लेकिन मारपीट परिवार के साथ हुई, जिसको लेकर सवाल उठे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने श्योपुर में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विशेष शहरिया जनजाति आवास परियोजना का आगाज किया। इस मौके पर जनता को संबोधित करते हुए कहा कि 1 लाख से ज्यादा लोगों को बिना किसी भेदभाव के मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से 5 किलो राशन और राज्य सरकार की तरफ से 5 किलो राशन, ऐसे 10 किलो राशन मुफ्त मिल रहा है। सीएम शिवराज ने साफ किया कि सरकार सिर्फ उन्हीं लोगों से टैक्स लेती है जो इसे भरने में सक्षम हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ श्योपुर के विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने गरीबों को सरकार की तरफ से जो सहायता दी जा रही है उसका जिक्र किया। सीएम ने डकैतों को लेकर भी सख्त तेवर दिखाए। मंच से एसपी को निर्देशित किया कि डकैतों को पनपने नहीं देना है। सीएम ने कहा कि जैसे ही कोई सिर उठाए उसे कुचल दें। कहा कि पहले भी इस इलाके में डकैतों के गिरोह को खत्म करने का काम हमने किया है। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 2 दिवसीय प्रवास पर दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने ठंडी सड़क स्थित उत्कृष्ट विद्यालय में 3 करोड़ 60 लाख की लागत से बने कन्या छात्रावास का लोकार्पण किया है। इस दौरान पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की जमकर प्रशंसा की। वहीं सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए जमकर बरसे भी।
गृह मंत्री ने फिर दोहराया, सपा हाफ, कांग्रेस साफ, बसपा माफ। कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी पर चुटकी लेते हुए कहा, लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दिया था। इसी नारे के साथ प्रियंका गांधी ने कांग्रेस को घर भी पहुंचा दिया। और हमारे आज के परम सम्मानीय मुख्य अतिथि मिशन 2023 को लेकर मध्य प्रदेश सरकार अब एक्शन मोड में है। लिहाजा सरकार विकास के नए रोड मैप के साथ साथ योजनाओं को और प्रभावी बनाने की कवायद कर रही और इसके लिए आगामी 26-27 मार्च को 2 दिवसीय चिंतन बैठक पचमढ़ी में होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में प्रदेश के सभी कैबिनेट और राज्य मंत्री मौजूद रहेंगे। मंत्रियों को योजनाओं से संबंधित विस्तृत खाके के साथ रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि चिंतन बैठक में प्रदेश के समूचे विकास के रोडमैप पर चर्चा की जानी है। इसके अलावा योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ और प्रभावी बनाने के लिए विचार और मंथन होगा। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में मंत्रियों के विभागीय कामकाज पर विस्तार से चर्चा होगी। इतना ही नहीं बल्कि मंत्रियों से योजनाओं को और प्रभावी बनाने सुझाव भी लिए जाएंगे। योजनाएं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की हैं, उन योजनाओं की समीक्षा और उन योजनाओं को किस ढंग से और अधिक शक्तिशाली बना के सशक्त करके हम जनता की सेवा कर सकते हैं, इसके लिए 2 दिवसीय चिंतन बैठक रखी है पचमढ़ी में और वो 26 और 27 मार्च को होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का विज़न है कि मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल एक टीम के रूप में जनता की सेवा करे। मध्य प्रदेश बीजेपी 150 करोड़ की समर्पण निधि जुटाने का जो लक्ष्य है उसमें पूरा जोर लगा रही, लेकिन मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर इसी समर्पण निधि को लेकर गंभीर आरोप लगाए। ट्वीट कर उन्होंने लिखा है कि बीजेपी समर्पण निधि अभियान के जरिए व्यापारियों, प्रोफेशनल से जबरन चंदा उगाही कर रही। दिग्गी ने आरोप लगाया कि बीजेपी अधिकारियों पर दबाव डालकर चंदा वसूली करवा रही। कांग्रेस के नेता के मिश्रा ने दावा किया कि दिग्विजय सिंह ठोक बजाकर ही किसी तरह का आरोप लगाते हैं, क्योंकि बीजेपी समर्पण निधि के लिए माफिया से चंदा वसूली कर रही। दिग्विजय सिंह के आरोप पर पूर्व सांसद आलोक संजर ने आरोप को निराधार बताया, कहा कि कांग्रेस शायद ऐसा करती है इसलिए उनको ऐसा ही दिखता है। वहीं लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष इमरती देवी का कहना है कि 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन गई है, मध्य प्रदेश में भी फिर से आएगी, इसीलिए दिग्विजय सिंह का दिमाग खिसक गया है। दिग्विजय सिंह जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और वो जो भी कहते हैं ठोक बजाकर कहते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी ने इस आर्थिक लूट को जो राजनीतिक दम पर की जा रही है, सत्ता के दम पर की जा रही है, उसको लेकर सीधा आरोप लगाया था कि इसमें माफिया, बिल्डर, कॉलोनाइजर, रेत माफिया, इनसे लिया जाएगा। जो जैसा करता है उसको वैसे ही दिखता है। यदि वो आरोप लगा रहे हैं तो आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। वस्तुतः ये भारतीय जनता पार्टी में हमारे आदर्श के केंद्र कुशाभाऊ ठाकरे जी ने एक व्यवस्था बनाई थी समर्पण निधि की। तो जो जिस विचारधारा के प्रति समर्पित है तो वो अपनी इच्छा के अनुसार जो उसको समर्पण करना है वो समर्पण करता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 2023 में वापसी के लिए बीजेपी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। कांग्रेस लगातार ज्वलंत मुद्दों को लेकर के मैदान में बनी है। गौमाता पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ इंदौर जिला कांग्रेस कमेटी ने शनिवार को पदयात्रा निकाली। ये पदयात्रा नेहरू प्रतिमा मधुमिलन चौराहे से शुरू होकर रीगल स्थित गांधी प्रतिमा पर समाप्त हुई। इस पदयात्रा को अनूठा बनाने गाय का बछड़ा भी साथ में रखा गया और गाय के द्वारा ही उनकी सुरक्षा के लिए गांधी के चरणों में ज्ञापन भी सौंपा गया। इंदौर के पेड़वी गांव में श्री अहिल्या गौशाला में सैकड़ों गायों के कंकाल मिलने के बाद कांग्रेस ने मोर्चा खोला है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि बीजेपी ने गाय की पूंछ पकड़कर सरकार बनाई, लेकिन उनका ख्याल नहीं रख पा रही। वहीं कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने बीजेपी को गांव पर सियासत न करने देने की सलाह तक दी। उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान मशहूर शायर मुनव्वर राणा के उस बयान से मध्य प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि अगर योगी सीएम बने तो मैं यूपी छोड़ दूंगा। इस बयान को लेकर अब शायर बिरादरी के साथ साथ मुनव्वर बीजेपी के भी निशाने पर हैं। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मुनव्वर को देशद्रोही बताते हुए कहा कि उनकी कथनी करनी में खासा फर्क है। ये वो विघटनकारी सोच है जिसे जनता ने नेस्तनाबूद किया है।
कहा कि मुनव्वर शायरियों में कुछ और मन में कुछ और भाव रखते हैं। इधर मशहूर शायर मंजर भोपाली ने मुनव्वर राणा के बयान को अपने अंदाज में निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि मुनव्वर राणा को शायरी और सियासत के फर्क को समझना चाहिए। बड़े शायर को ऐसी जुमलेबाजी नहीं करनी चाहिए। मंजर भोपाली ने कहा कि यूपी में योगी के चुनाव जीतने के बाद अब मुनव्वर के लिए यहां घर बनवाया है, उनका स्वागत है, लेकिन शर्त यही है कि यहां राणा को दायरे में बोलना होगा। अब उनकी कथनी और करनी समझ में आ रही है ना। मुनव्वर राणा को यदि सरस्वती जी का आशीर्वाद था तो उन्हें अपना इस आशीर्वाद को सकारात्मक रूप से लगाना चाहिए था। इतर उनके विचार, उनका आचार, उनका व्यवहार केवल और केवल विघटनकारी है। शायर में और सियासतदान में बहुत फर्क होता है। मुनव्वर राणा अपने ट्रैक से हट चुके हैं। उनको राजनीति का सहारा बनना चाहिए, बल्कि राजनीति पे तनकीद कर रहे हैं। वो आलोचना करें मगर मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, शायरी में आलोचना करें। ग्वालियर में वार्ड स्तर पर स्वच्छता महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य शहर में स्वच्छता का माहौल बनाना है। स्वच्छता को लेकर अब खुद केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर शहर की सड़कों पर उतर गए। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने महाराज बाड़े पर हजारों लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई, 3 सफाई कर्मियों का सम्मान किया और इसके बाद अपने वार्ड 58 में सफाई करने निकल पड़े। सिंधिया ने अपने वार्ड में सफाई अभियान चलाया, साथ ही लोगों को प्रेरित किया कि वो भी अपने अपने वार्डों में जाकर सफाई अभियान को चलाएं। इस दौरान सांसद विवेक शेजवलकर, मंत्री तुलसीराम सिलावट और कई बड़े नेता मौजूद रहे। सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर को स्वच्छ बनाना मेरा मिशन है, यहाँ सड़कों को, नालियों को चमकाना होगा। कि हमारे ग्वालियर को हमें देश में चमकाना है और अगर ये हमारा संकल्प है तो ये एक जन अभियान होना होगा, जहां एक एक व्यक्ति इस जन अभियान में अपना योगदान दे पाए। वो यही हमारी कोशिश है और एक शुरुआत है आज से, ताकि ग्वालियर की जो चमक है पूरे विश्व में जगमगा पाए। ग्वालियर में पानी, स्वच्छता और सीवरेज समेत विकास के कार्यों को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंत्रियों, अफसरों के साथ मंथन किया है। बैठक के दौरान सिंधिया ने 2050 तक ग्वालियर में पानी उपलब्ध कराने की योजना क्रियान्वित करने का निर्देश दिया। ये तय किया कि अब हर महीने विकास कार्यों की रेगुलर समीक्षा की जाएगी। मीटिंग के बाद सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर चंबल अंचल में लगातार पानी की कमी हो रही है। शहर की वाटर कैपेसिटी से ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई। कहा कि जानकर हैरान हूँ कि ग्वालियर का क्षेत्रफल इंदौर से डबल हो चुका है। अब शहर के विकास को लेकर नए सिरे से सोचना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासनिक अफसरों से कहा कि लोगों की अब ज़रूरतें बढ़ चुकी हैं, लोगों की ज़रूरत के मुताबिक एक प्रस्ताव तैयार करें। उस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। इसके अलावा कहा कि अब वार्डों को स्वच्छता की रैंकिंग दी जाएगी। सबसे अच्छे वार्डों को हरा रंग, दूसरे नंबर के वार्डों को पीला और तीसरे नंबर के वार्डों को लाल रंग से अंकित किया जाएगा। हर माह रेगुलर प्रोसेस में ये बैठक ली जाएगी, ताकि जो काम हमने दिया है, जो डायरेक्शन हमने दिए हैं, उसकी समीक्षा हम लोग कर पाए। हमने ये भी निवेदन किया है प्रशासन से कि एक एक्शन टेकन रिपोर्ट, सफाई के अभियान पर चर्चा की, पानी के मुद्दे पर चर्चा की, ताकि पानी की समस्या 2050 तक पूर्ण रूप से हम लोग सब मिलकर इसका हल कर पाए। और चलिए अब देखते हैं दिन की बिग न्यूज। पांच राज्यों में कांग्रेस की करारी हार पर मंथन करने के लिए सोनिया गांधी ने कल रविवार शाम 4 बजे कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक बुलाई है। कांग्रेस मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में कार्यसमिति के सदस्यों के साथ राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन किया। विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री के लिए मोदी मोदी के नारे लगते रहे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, गृह मंत्री अमित शाह के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। गुजरात के गांधीनगर में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तकनीक एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर विशेषज्ञता नहीं है तो हम समय पर जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते। जिस प्रकार से साइबर सिक्योरिटी के मुद्दे सामने आते हैं, जिस तरह क्राइम में तकनीक बढ़ रही है, उसी प्रकार से क्राइम को कम करने में
तकनीक मददगार हो रही है। सरकार ने आम लोगों को बड़ा झटका दिया। प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ पर मिलने वाले ब्याज में कटौती कर दी है। ईपीएफओ के तहत मिलने वाले पीएफ की ब्याज दर 8.5% से घटाकर 8.1% कर दी गई। ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के लिए यह अपने आप में बड़ा झटका है। यूक्रेन युद्ध के 17वें दिन रूसी सेना ने खार्किव और चेरनीहिव में एयर स्ट्राइक किया। एक मिलिट्री एयरबेस पर बमबारी किए। इस बीच यूएन ने कहा कि युद्ध की वजह से 25 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। वहीं अमेरिका ने रूस पर नई पाबंदियों का ऐलान किया है। कुछ और खबरें देखते हैं। भोपाल में सेवानिवृत्ति के बाद संविदा नियुक्ति का विरोध शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान और सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखा है। कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के रोजगार दफ्तर में 30 लाख से ज्यादा बेरोजगार पंजीकृत हैं। इसके अलावा करीब 1 लाख कर्मचारी पदोन्नति की कतार में हैं। ऐसे में सेवानिवृत्ति के बाद संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति न्याय संगत नहीं है। संगठन का एक और बड़ा आरोप है कि सेवानिवृत्ति के बाद संविदा नियुक्ति में बड़े स्तर पर गड़बड़ियां की जा रही हैं, क्योंकि इसमें ना तो सामान्य प्रशासन विभाग की गाइडलाइन का पालन हो रहा है और ना ही संबंधित सेवानिवृत्ति अधिकारी की सीआर ही देखी जाती है। जिस प्रदेश में 30 लाख से अधिक लोग बेरोजगार हैं, उस प्रदेश में सेवानिवृत्ति के बाद संविदा नियुक्ति दिया जाना कहीं से भी न्यायोचित नहीं है और ये हमारी मांग है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को और मुख्य सचिव महोदय को और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को ये मांग करी है कि इस पर अविलंब रोक लगाई जाए और जहाँ जहाँ जिन विभागों में पद रिक्त हैं पदों को भरा जाए, ताकि एक नए बच्चों को रोजगार मिले। और मैं चाहूँगा, पूरे प्रदेश के युवाओं से आह्वान करूँगा कि संविदा नियुक्ति जो सरकार देती है हर विभागों में, इसका घोर विरोध होना चाहिए। यूक्रेन पर रूस के हमले का 17वां दिन आज रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके आसपास के इलाकों पर अटैक को और तेज कर दिया। वहीं पश्चिमी देशों ने रूस पर नकेल कसने लगातार प्रतिबंध बढ़ाए हैं और इसी में पलटवार करते हुए रूस ने कड़े एक्शन लेने की धमकी दी। रूस ने धमकाते हुए कहा कि पश्चिमी देशों की तरफ से लगाए जा रहे प्रतिबंधों की वजह से इंटरनेशनल एयर स्टेशन जो है वो क्रैश हो सकता है। अमेरिका, रूस और पिछले 24 साल से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के रखरखाव के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों के तालमेल से 21वीं सदी की कई महत्वपूर्ण खोज हुई हैं, लेकिन यूक्रेन युद्ध ने हालात को काफी कुछ बदला है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।